हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोग हमारे रोटेशनल डायनेमिक्स वाले चैप्टर में पार्ट 1 देख चुके हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स के रिवीजन में जो सबसे पहला पार्ट था उसके अंदर हम लोग ने सर्कुलर मोशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स के पार्ट 2 में रोटेशनल मोशन वाला पार्ट देखेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं रोटेशनल मोशन वाला हिस्सा। तो रोटेशनल मोशन वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो आपका सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। जो सेकंड पार्ट हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे वो होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। चौथा हिस्सा हम लोग इसके अंदर देखेंगे वो ये होगा कि भाई हमारा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और उनके एप्लीकेशंस भी हम लोग यहीं पढ़ेंगे। और फिफ्थ पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का आगे का हिस्सा देखेंगे। जैसे हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये देखेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रोलिंग मोशन। ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा। तो आइए इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है बच्चों, हमारा जो सबसे पहला हिस्सा है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, एक रोटेटिंग बॉडी की हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जो है एक आर्बिट्ररी शेप की बॉडी कंसिडर करेंगे। हम लोग ने एक आर्बिट्ररी शेप की बॉडी कंसिडर कर ली, उसको इस पॉइंट पे यहाँ पर फिक्स कर दिया, यानी ऐसे यहाँ पर कीला ठोक दिया हमने। और इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी को घुमा रहे हैं, कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे करके बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग ने कंसिडर कर लिया भाई कि हमारे पास जो है m1 मास का पार्टिकल है जो r1 डिस्टेंस पे है, v1 उसकी वेलोसिटी है। m2 मास का पार्टिकल r2 डिस्टेंस पर है, v2 उसकी वेलोसिटी है। ऐसे ही m3 मास का पार्टिकल r3 डिस्टेंस पर है और v3 उसकी वेलोसिटी है। ऐसे ही m4 मास का पार्टिकल है जो r4 डिस्टेंस पे है और v4 उसकी वेलोसिटी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन बॉडी अगर परफॉर्म करती है तो उसका जो पार्टिकल होता है वो बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो बच्चों, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी है उसका तरीका समझ लो। तीन डेरिवेशन जो है काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, तीनों का फॉर्मेट सेम है। क्या फॉर्मेट होगा? अगर जैसे आपको पूरी रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। समझ आया? इसी तरीके से जब आपको टॉर्क निकालना होगा तब भी आप यही करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। और जब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तब भी आप यही करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल का आप क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिक फॉर्मेट तीन डेरिवेशंस का बिल्कुल सेम है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 3, अब तो ऐसे कितने पार्टिकल होंगे, n पार्टिकल्स होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल n तक जाएंगे। अब काइनेटिक एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस क्या होगा, हाफ m3 v3 स्क्वायर, अब तो कहाँ तक जाना है बच्चों, हाफ mn vn स्क्वायर, ठीक है ना। अरे लेकिन v क्या होता है, v तो r ओमेगा होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, तो इस वजह से हम लोग बच्चों ये लिखेंगे हाफ m1 r1 ओमेगा द होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, हाफ m2 r2 ओमेगा द होल स्क्वायर प्लस हाफ m3 और ये होगा r3 ओमेगा द होल स्क्वायर
अप टू हाफ mn और Rn ओमेगा द होल स्क्वायर। समझ आया? इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। अब इसके बाद जो है बच्चों आगे चलते हैं। आगे क्या है, हम लोग जो है यहाँ पर हाफ m1 ये हो जाएगा R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस से क्या होगा हाफ m2 हो जाएगा R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस से क्या हो जाएगा हाफ m3 ये हो जाएगा R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अप टू कहाँ तक जाएंगे ये हम लोग, हाफ mn हो जाएगा Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से हाफ कॉमन आ सकता है और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा m1 R1 स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस क्या बचेगा m2 R2 स्क्वायर। अप टू कहाँ तक जाएंगे आप, mn Rn स्क्वायर। बात समझ आई? और ये जो बच्चों टर्म आपके पास आया है, ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं इसको, आई। समझ आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी जो आपके पास आई वो क्या आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर जो आपका आई है, आई क्या है, वो है m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर। अब तो आप तो को पता है लास्ट में यहाँ तक जाएगा। अब देयरफॉर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है समेशन ऑफ mi स्क्वायर। समझ आया? ये आई क्या है, आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है आई आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना? अब ये क्या होता है ये भी आगे के आर्टिकल में समझाता हूँ। चलो भैया, आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी कैसे डिराइव करते हैं। तो सारे स्टेप्स आपके मैंने लिख करके दे दिए। आपको लिखना क्या एग्जाम में, कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ऑफ एक्स एक्सिस, वहाँ पर पॉइंट ओ बना देना। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना। Let us consider particle of mass m at a distance r1 viewing with velocity v1, ऐसे m2 r2 v2 velocity से and so on। और बाकी फिर आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रोटेटिंग बॉडी की, तो इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए। समझ आया? चलो भाई, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग ने निकाल दिया। अब जो है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चर्चा करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो बच्चों हमारा सेकंड आर्टिकल इसके अंदर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सिंबल क्या है, आई है, यही इस चैप्टर का एपिसेंटर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेसिकली घुमाने में दिक्कत। क्या होता है, घुमाने में दिक्कत, या घूम रहा है तो रोकने में दिक्कत। घुमाने में दिक्कत या घूम रहा है तो रोकने में दिक्कत। क्या मतलब होता है इसका, कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में जितना अपोजिशन ऑफर करती है बॉडी, रोटेट करवाने के लिए, किसी बॉडी को रोटेट कराना है, फैन को रोटेट कराना है, तो फैन को बोलेंगे रोटेट हो जाओ तो रोटेट नहीं होगा वो। हमको एक्सटर्नल वाइंडिंग करके कॉइल में से करंट को फ्लो करा करके टॉर्क लगाना पड़ता है, तब जाके वो रोटेट होगा। अपने आप तो रोटेट होगा नहीं। तो कोई भी बॉडी रोटेट होने के लिए क्या करती है, एक अपोजिशन ऑफर करती है। उस अपोजिशन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और अगर कोई फैन घूम रहा है फॉर एग्जांपल, हम बोलेंगे रुक जाओ तो रुकेगा तो नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि उसकी इनएबिलिटी है कि वो खुद से अपना मोशन चेंज नहीं कर सकता। चल रहा है तो चलता ही रहेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा। समझ आया? अब अगर मैं उसको रोकना चाहता हूँ तो मुझे एक एक्सटर्नल उल्टा टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्या करने के लिए, उसको रोकने के लिए। समझ में आ रहा है? चलो भाई, तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही बताता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है तो उसको घुमाने में कितनी दिक्कत आएगी, या अगर घूम रही है तो उसको रोकने में कितनी दिक्कत आएगी, ये बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप गौर से देखेंगे तो उसका फॉर्मूला तो ऊपर हमारे पास आया। क्या फॉर्मूला आया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से इसका फॉर्मूला आया। ठीक है ना? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ mi स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम है। क्या है, सम है, यानी एडिशन है ना। किसका एडिशन है, दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन है। वो कौन सी दो चीज़ें हैं, एक है मास ऑफ द पार्टिकल और दूसरा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से डिफाइंड होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट अ गिवन एक्सिस लिखना ज़्यादा बेटर है,
about a given axis, about a given axis is defined as sum of, क्या आपको सम दिख रहा है, सम ऑफ किसका सम, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट, हाँ, मास ऑफ ईच पार्टिकल, मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स perpendicular distance from the axis of rotation, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका ये मतलब हुआ कि भाई हमारे पास अगर कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है, उसकी ये एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट करा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास अलग अलग मासेस रखे हुए हैं, M1 R1 डिस्टेंस पे है, यहाँ पर M2 रखा हुआ है R2 डिस्टेंस पे, और यहाँ पर M3 रखा हुआ है R3 डिस्टेंस पे, एंड सो ऑन। अगर इस तरीके से पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो अगर आपको क्या करना है, आपको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मास और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन लेना है। ऐसे सारे ही मास और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन लेना है और उन सबको ऐड कर देना है, तो आपको बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा। यानी ये पता लग जाएगा कि बॉडी घूमने में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, या फिर घूम रहा है तो रुकने में कितना अपोजिशन ऑफर करेगा। बात समझ आई। तो इस तरीके से ये आपको समझाया मैंने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली कैसे डिफाइन किया जाएगा। अब इसमें तीसरा आर्टिकल यानी इसी का सब आर्टिकल होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, आइए समझते हैं इसको। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है यानी फिजिक्स में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये आपको बताता है कि भाई जो आपने ट्रांसलेशन मोशन अगर देखा होगा ना, तो ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या करता है, फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, फोर्स क्या करता है, फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और मास उसको अपोज करता है। बात समझ आई। तो फोर्स क्या करता है, फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और मास उसको क्या करता है, अपोज करता है। बात समझ आई। बिल्कुल वैसे ही रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है आई अल्फा, ये आगे डिराइव करेंगे हम लोग। तो टॉर्क बिल्कुल वैसे ही जो है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और आई क्या करता है, उसको अपोज करता है। आई क्या करता है, उसको अपोज करता है। चलो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो बेसिकली जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वही रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में जो मास प्ले करता है ट्रांसलेशनल मोशन में। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज मास इन ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास इन ट्रांसलेशनल मोशन, दैट इज टू अपोज द चेंज इन स्टेट, दैट इज टू अपोज द एक्सेलरेशन। ठीक है ना, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेसिकली आपको ये बताता है कि भाई अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब बॉडी को घुमाने में ज़्यादा दिक्कत होगी या घूमने से रोकने में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये बताता है कि भाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करने के लिए कितना अपोजिशन ऑफर करता है। भेजे में गया तो ये उसका क्या बना, फिजिकल सिग्निफिकेंस बन गया। आई होप आपको समझ में आया हो। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है उसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। इसका बाद का पार्ट क्या है देखिए उसको। हमारे पास आगे अभी हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम लोगों को देखना है रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है रेडियस ऑफ जायरेशन। इसका सिंबल है हमारे पास के, तो इसका सिंबल के है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का सिंबल के है। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है, उस आर्बिट्ररी शेप की जो बॉडी आपके पास है, उस आर्बिट्ररी शेप की बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे मैं के डिस्टेंस पे एक ऐसा पार्टिकल, ऐसा एक पॉइंट मैं अज्यूम कर लेता हूँ जहाँ पर पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। बात समझ आई। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई एक बॉडी है, आर्बिट्ररी शेप की कोई भी बॉडी है। मैं इस एक्सिस पे इसको क्या कराता हूँ, रोटेट करवाता हूँ। तो अगर मैं इस एक्सिस पे इसको रोटेट करवाऊंगा तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर।
ठीक है ना। ये जो एक्सिस है इसको मैं एक्सटेंड भी कर लेता हूँ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हम इस बॉडी जिसका मास m है, इसको ठोक पीट करके एक पार्टिकल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक पार्टिकल बना लेते हैं। और इस पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसी एक्सिस के आसपास, ये जो एक्सिस है उसी एक्सिस के आसपास क्या करते हैं, इसको रिवॉल्व कराते हैं। बात समझिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कोई k1 डिस्टेंस पे रिवॉल्व कराया, तो अभी इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो आया मान लो 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो मुझे ये नहीं चाहिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, उसको कोई और डिस्टेंस पे इसको घुमाऊंगा। फॉर एग्जांपल k2 डिस्टेंस पे मैंने इसको घुमाया, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर एग्जांपल 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये भी नहीं चाहिए मुझे। फिर कोई डिस्टेंस पे मैंने इसको रोटेट करवाया, तो मुझे पता लगा कि भाई ये वाला डिस्टेंस जो k3 है, इस डिस्टेंस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है पार्टिकल का, 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस k3 बना, यही मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो बेसिकली रेडियस ऑफ जायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस होता है जहां पर वो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सा पार्टिकल, वही बॉडी को जो ठोक पीट कर अपने पार्टिकल बनाया, वो डिस्टेंस जहां पर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस डिस्टेंस को आप रेडियस ऑफ जायरेशन असल में कहते हैं। समझ आया। तो रेडियस ऑफ जायरेशन बेसिकली क्या है वो आपको मैंने समझा दिया कि इसको कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच द whole mass of the body is supposed to be concentrated। अब बच्चे समझ लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपका बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ज़रूरी नहीं है वो सेंटर ऑफ मास हो सकता है वो सेंटर ऑफ मास हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ मास हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है ना। और रेडियस ऑफ जायरेशन है तो वो पार्टिकल, तो पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। तो यहाँ पर तो डिस्टेंस k था तो mk²। तो रेडियस ऑफ जायरेशन देयरफॉर क्या बनेगा, I इज इक्वल टू mk² के हिसाब से k इज इक्वल टू √I/m बनेगा। बात समझ आई। इसका यूनिट क्या है, मीटर। याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन दोनों ही टेंसर क्वांटिटी है, समझे, दोनों ही कैसी हैं, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है ना। चलो भी आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रेडियस ऑफ जायरेशन भी हम लोग ने समझ लिया। इसके बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोगों को समझना है कि भाई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका अगर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझना होगा है तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि के जो है बेसिकली एक इंडिकेटिव मेजर है इसका, कि एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो के इज एन इंडिकेटिव मेजर, वो एक इंडिकेटिव मेजर है किस चीज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, measure of distribution of mass about the axis of rotation। ये इसका इंडिकेटिव मेजर है। सेकेंड पार्ट जो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, अगर के उसका वैल्यू ज़्यादा, के का वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि मास जो है वो एक्सिस से, हाँ के का वैल्यू ज़्यादा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, मतलब मास एक्सिस से दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर के का वैल्यू कम, इसका मतलब मास क्या है, एक्सिस से नज़दीक डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ आई। तो ये इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलो भाई आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग हमारा आगे का पार्ट देखेंगे। आगे का पार्ट कौन सा है, इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन के बाद पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये 2 थ्योरम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोगों को अभी कवर करना है। फिर इसके हम लोगों को एप्लीकेशंस यानी उसके फॉर्मूलेज वगैरह देखने हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है ना। चलो भाई आइए समझते हैं। तो बच्चों हम लोगों को अभी देखना है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये भी हम लोग देखेंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये हम लोगों को भी देखना है। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है बेसिकली आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है, उस आर्बिट्ररी शेप की बॉडी आपके पास जो है उसके आपको किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको उसका निकालना है,
ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके अबाउट अगर आपको निकालना है तो ये वाला पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ओ है मान लेते हैं, तो इसके अबाउट अपने को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो मान लो आईओ है, क्या है वो, आईओ, ठीक है ना। तो आपके पास कोई भी आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है और उस ओ पॉइंट के अबाउट आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक ऐसा बेसिकली एक्सेस बनाना पड़ेगा जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो और गिवन एक्सेस को पैरेलल हो, समझ गए, जैसे वो यहाँ पर इसका मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास है, तो एक ऐसा एक्सेस में बनाऊंगा जो गिवन एक्सेस को क्या हो, पैरेलल हो और इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी मान लेते हैं। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको आई ओ निकालना है, ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको प्लस बॉडी का मास m और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है h, उनको अगर आप m इंटू एच स्क्वायर करेंगे और IC से इसको ऐड कर देंगे तो आपको बेसिकली उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आपको किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो जो गिवन एक्सेस है उस एक्सेस के पैरेलल एक ऐसा एक्सेस बनाना पड़ेगा जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो और गिवन एक्सेस को क्या हो, पैरेलल हो। तो फिर आप क्या करो, दो चीज़ों को ऐड कर लो। कौन सी दो चीज़ें, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अबाउट जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको, और उसमें क्या चीज़ें ऐड करो, m इंटू एच स्क्वायर, जो बॉडी का मास है मल्टीप्लाइड बाय दोनों एक्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है ना। अब इसको प्रूफ करेंगे, आइए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ उसको। ठीक है ना, अगले पेज पे चलते हैं। तो इसका कैसे प्रूफ होगा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम या पैरेलल एक्सेस थ्योरम है। पैरेलल एक्सेस थ्योरम के लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट O है, इसके अबाउट मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और यहाँ पर क्या है, मेरा सेंटर ऑफ मास है, और इसके अबाउट भी मैंने एक एक्सेस बनाया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, h है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो IO होगा, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा C के अबाउट वो क्या होगा, IC होगा, C से जो एक्सेस पास हो रहा है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल मास एलिमेंट ले लिया, उसको यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से भी क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या, जैसे इसको मैंने कनेक्ट किया तो ये बेसिकली यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब ये याद रखना, दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, OC है। कितना डिस्टेंस है, OC, H डिस्टेंस है। OC और OC को हम लोग ने क्या बोला है, H बोला है। इसका नाम दे दो फटाफट से, A, ये B, ये C, और वहाँ पर क्या है, O है। तो आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल नज़र आ रहे होंगे। एक ट्राइंगल ये नज़र आ रहा होगा आपको, है ना, छोटा वाला ट्राइंगल ABC ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल आपको ये नज़र आ रहा होगा AO यानी ABO ट्राइंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आइए इसको समझते हैं फिर। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लगाते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा है, ABC ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बात समझ आई, ये मुझे मिल गया। उसके बाद जो है बच्चों, ये आपका, हाँ, बड़े वाले ट्राइंगल में एंड इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है वो, इन ट्राइंगल हमारा ABO ट्राइंगल। ABO ट्राइंगल में जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा AO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू मिलेगा मुझे OB का स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा मुझे, AB का स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये जो OB है ये OC प्लस CB है, जो OB है वो क्या है, OC प्लस CB है। तो हम लोग क्या कर देंगे, देयरफॉर ये आपका जो A आपका है O का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB की जगह लिखेंगे OC प्लस CB द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, AB स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका OC स्क्वायर प्लस क्या होगा 2OC इंटू CB प्लस क्या हो जाएगा ये AB स्क्वायर, और ये क्या है आपका AO का स्क्वायर, है ना। अब AO क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली क्या हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको समझिए। मेरे पास जो AB स्क्वायर है
क्या मिला है, एक चीज़ शायद रह गई इसके अंदर, हाँ यहाँ पर ये हो जाएगा ना, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर भी तो आएगा और प्लस क्या है ये ए बी स्क्वायर। तो ए सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या होता है, वो तो ए सी स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे ए सी स्क्वायर। तो देयरफॉर ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ सी इंटू सी बी प्लस क्या है ये आपका ए सी का स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डीएम से मल्टीप्लाई करके वो इंटीग्रेट कर देंगे, डीएम से इंटीग्रेट भी करेंगे और डीएम से मल्टीप्लाई भी करेंगे। प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 ओ सी इंटू सी बी, ये डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ए सी स्क्वायर डीएम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो ए ओ है अगर आप गौर से देखेंगे तो वो ये वाला पार्ट है ए ओ, और ए ओ तो ओ से डिस्टेंस है। और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है, अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी है तो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ओ वाले पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है वो ए ओ बन रहा है। तो ये ए ओ का स्क्वायर बेसिकली क्या बनेगा, ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डी एम इज आई ओ, इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी, अरे ओ सी डिस्टेंस जो हमारे पास है, तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ओ सी का स्क्वायर, ओ सी कितना है, ओ सी तो एच है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ये 2 ओ सी इंटू सी बी, ये क्या है, ये ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माना है। अब जिन बच्चों को ये पता है तो ठीक है, वरना इसको याद रखेंगे कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है, सिर्फ इतना रीज़न लिख देना कि सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन। और इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका ए सी है, ए सी स्क्वायर, ये डिस्टेंस तो बेसिकली ये क्या बनेगा, ये तो ज़ीरो हो गया, और ये बनेगा आपका आई सी, सेंटर ऑफ मास से पास होता हो। तो देयरफॉर आपका जो यहाँ पर आई ओ है, एच स्क्वायर तो बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या बनेगा, एम बनेगा, और प्लस क्या बनेगा आई सी। तो देयरफॉर आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ये आपका क्या है, फाइनल प्रूफ है इसका। बात समझ आई। तो इस तरीके से 2-4 स्टेप्स का ही प्रूफ है, बस इसमें याद रखना कि सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन, क्योंकि अगर आपको ये समझना है तो फिर आपको फिर सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। अब अगर नहीं आता है तो बस इसको एटलीस्ट याद कर लेना कि ये वाला टर्म क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है इस वजह से। चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब हमारा थ्योरम दूसरा है, वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेसिकली जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक जनरल थ्योरम है, वो बेसिकली हर बॉडी पे अप्लाई हो सकता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ एक प्लेन लैमिना पे लगता है। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास प्लेन लैमिना है, प्लेन लैमिना मतलब एक प्लेन शीट है जिसकी थिकनेस जीरो है आइडियली, और उसका ये वाला एक्सिस जो उसको परपेंडिकुलर है, प्लेन लैमिना के परपेंडिकुलर एक्सिस, इसको जेड एक्सिस बोलता हूँ मैं। तो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, होगा आई जेड। तो अगर आपको आई जेड निकालना है तो आपको दो चीज़ें और निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको क्या करना है, आई जेड निकालना है, क्या निकालना है, आई जेड निकालना है, तो आपको आई एक्स और आई वाई को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर आप आई एक्स निकालेंगे, आई वाई निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको आई जेड मिल जाएगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। यही डायग्राम को रहने देते हैं और यहीं पे इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक आर डिस्टेंस पर हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आर डिस्टेंस पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं। जैसे आर डिस्टेंस पर पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और यहाँ से भी क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। दो जगह से मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। चलो भाई समझते हैं इसको। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। चलो दोनों साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे। समझते हैं इसको कैसे क्या करना है, ये देखिए। अब जो है नेक्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक मिनट, ठीक है। थिकनेस ज़्यादा हो गई,
ठीक है, ओके, रहने देते हैं इसको ऐसे, बस यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया। अब जो है आगे का पार्ट ये होगा कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है इसमें ये ऐसा है। अब इसका ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस है वो कुछ और है और ये वाला डिस्टेंस कुछ और है। ठीक है, क्या हो रहा है ये, ठीक है, ओके, चलो उसको समझते हैं कि हमारे पास कौन सा डिस्टेंस क्या है। अब उसको देखेंगे आगे। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को ये देखना है कि भाई हमारा ये वाला जो पार्ट है इसमें इसके पैरेलल वाला जो पार्ट होगा वो उसका एक्स डिस्टेंस होगा। फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ, उसका गड़बड़ हो गई शायद। हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक प्लेन लेमिना कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेस है उस एक्सेस में हम लोग ने क्या कर लिया, इसके अबाउट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, यानी जो हमारा लेमिना है, ठीक, उसका जो हम लोग ने एक्सेस माना वो जेड एक्सेस माना। ये वाले एक्सेस को हम लोग एक्स एक्सेस बोलते हैं, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स बोलेंगे, और ये वाले एक्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आई वाई, वाई एक्सेस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलेंगे, आई वाई बोलेंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने डिस्टेंस लिया आर डिस्टेंस, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से भी क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये जो ये वाला पार्ट है, अब उसको समझने की कोशिश करो। ये वाई एक्सेस है, ये वाई है तो उसके सामने वाला भी वाई होगा, और ये डिस्टेंस एक्स है तो उसके सामने वाला भी एक्स होगा। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर गौर से देखेंगे तो हमने यहाँ पर बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है। तो यहाँ पर देखने पे ये समझ आ रहा है कि ये जो अगर ट्राइंगल आप देख रहे हैं, गौर से देखिए ट्राइंगल को, तो इसमें यहाँ पर तो परपेंडिकुलर है, तो इस ट्राइंगल में आर जो है वो हाइपोटेनस है, ये साइड वाई है, दूसरी साइड क्या है, एक्स है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ आई, तो आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं पूरी इक्वेशन को क्या करता हूँ, डीएम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम। लेकिन आर जो डिस्टेंस है वो तो जेड एक्सिस से है, और इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो ये बनेगा आई जेड। ठीक है, इसके बाद ये जो है आपका एक्स स्क्वायर कहाँ से डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए, ये जो एक्स डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम ये बनेगा आई वाई, और जो वाई डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आई एक्स। तो देयरफॉर आपका जो आई जेड बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आई एक्स प्लस आई वाई। इस तरीके से दो लाइनों का प्रूफ होता है आपके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। हेलो बच्चों अगर आप अपने अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर आप अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहते हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में और हर सब्जेक्ट के लिए, और अगर आप सैम्पल पेपर्स चाहते हैं तो ओसवाल पब्लिशर्स आपके लिए लाया है क्वेश्चन बैंक और साथ साथ में आपके सैम्पल्स पेपर्स की बुक। ठीक है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसे वो भी है, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। तो अगर आप अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन और अपने सैम्पल पेपर्स को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ओसवाल पब्लिशर्स की बुक्स अवेलेबल हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। हम लोग अभी बेसिकली ये तो हो गया हमारा, अब जो है बेसिकली हम लोग देखेंगे हमारा एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो उसके एप्लीकेशंस पे चलते हैं। तो एप्लीकेशंस में बेसिकली क्या है आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या करना है। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको सीधा सीधा याद रखने हैं, और कुछ फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो आपको इसकी हेल्प से पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से उसको डिराइव करना है। सबसे पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग।
एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग देखें, इससे पहले एक रॉड पहले पढ़ लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, याद रखना एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its length, passing through its center and perpendicular to its length। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, हम लोग को याद करना है वो। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रॉड है, और वो जो रॉड है उस रॉड के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, जो उसके सेंटर से बेसिकली क्या है, एक्सिस पास हो रहा है। और यहाँ पर जो है ये इसके सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस है, इसका रॉड का मास m है, लेंथ l है, तो सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के बाद जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ml²/12। क्या फॉर्मूला है, ml²/12, ये उसका फॉर्मूला है। चलो भाई यहाँ भी ये तक समझ में आता है अपने को। अब जो है इसी में एक एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं इसी का, पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, कि अगर हम लोग एक्सिस सेंटर से पास होने के बजाय एक्सिस जो है अगर हम लोग एक एंड से पास करवा दें, तो क्या हम लोग बगैर डेरिवेशन किए हम लोग उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एक्सिस से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट तो कितना, सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट तो ml²/12 है। मैं ये वाले एक्सिस की बात कर रहा हूँ। कौन सा एक्सिस की? मैं बेसिकली इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ जो एक एंड से पास हो रहा है, तो आई एंड निकालना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो गिवन एक्सिस को ये क्या है, पैरेलल है, तो आई ई लग मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ। वो क्या होता है, आई सेंटर प्लस क्या होता है, mh² होता है। आई सेंटर होता क्या है बताओ, ml²/12 होता है, प्लस mh², m इंटू एच कितना है, h तो ये इनके बीच का डिस्टेंस है, ये तो l/2 बनेगा, तो l/2 द होल स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ml²/12 प्लस आपका ये बनेगा ml²/4, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो आपका आई एंड है वो बना ml², अगर मैं यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करूँ तो ये बनेगा 4ml²/12 यानी ml²/3। बात समझ आई? तो ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ये तो बहुत अच्छा खासा डेरिवेशन करके आता है। तो आप बाकी के जो इसके एक्सेस हैं उसके आप फॉर्मूले बगैर डेरिवेशन के बस पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट समझते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर ये होगा बच्चों कि हम लोगों को अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग पढ़ना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, अलग अलग एक्सिस के अबाउट देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला एक्सिस लेंगे, कौन सा, सेंटर वाला। सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²। और दूसरा एक्सिस हम लोग लेंगे, ये हमारी रिंग है और हम लोगों को अब लेना है डायमीटर वाला एक्सिस। कौन सा एक्सिस, डायमीटर वाला एक्सिस। तो ये मेरे पास, अब रिंग को मैं ऐसे बनाता हूँ, बस समझे रिंग को क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपके भेजे में जाए कि हो क्या रहा है। तो ये मेरे पास अगर रिंग है और अब मैं लूँगा डायमीटर वाला एक्सिस। डायमीटर वाला एक्सिस मतलब इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, जो डायमीटर से पास हो रहा है, समझे, ठीक है ना। तो डायमीटर वाला एक्सिस जब हम लोग लेते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। तो हम लोग पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करके ही निकालेंगे उसको। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, आइए इसको समझिए। तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है। सेंटर वाला एक्सिस आप समझ रहे होंगे, बुक के प्लेन को परपेंडिकुलर। तो ये वाला एक्सिस के अबाउट तो मुझे पता ही है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो डायमीटर वाले एक्सिस में मैं 2 डायमीटर बना लेता हूँ, ये 1 और 2। तो ये भी डायमीटर वाला एक्सिस और ये भी क्या है, डायमीटर वाला एक्सिस। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये अगर देखिए रिंग को, अपनी जो आपकी पेन है वो क्रॉस वाले मार्क पे लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये कौन सा है, ये आपका परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है। तो उसको मैं IZ बोल देता हूँ। और बाकी पतली रिंग ली मैंने, तो बाकी डायमीटर वाला x एक्सिस बनेगा, दूसरा डायमीटर वाला y एक्सिस। तो हम लोग को तो पता ही है ना कि IZ किसके बराबर होता था, IX प्लस IY, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो IZ जो है वो तो सेंटर है और ID प्लस ID क्या बनेगा, 2ID।
तो देयरफॉर डायमीटर वाला एक्सिस के अबाउट भी बनेगा IC डिवाइडेड बाई 2। IC क्या है, वो तो MR स्क्वायर है, तो MR स्क्वायर बाई 2 ये इसका फॉर्मूला बनेगा। समझ आया? तो इस तरीके से अगर आपको समझ में आए तो ऐसे कुछ किया है मैंने ये डायमीटर वाले एक्सिस बनाए, 2 डायमीटर वाले एक्सिस लिए और ये वाला एक्सिस मैंने लिया जो कि इनको क्या है, परपेंडिकुलर, वो तो सेंटर से पास हो रहा था, और ये भी डायमीटर वाला था, वो भी डायमीटर वाला था। दोनों डायमीटर वाले एक्सिस को क्या कर दिया हम लोगों ने, ऐड कर दिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा कर। तीसरा जो है हम लोगों के पास वो ये इसका फॉर्मूला ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिंग है, अब रिंग तो मैं कंसिडर तो कर रहा हूँ लेकिन एक्सिस जो है वो मैं टेंजेंट लूँगा। अब टेंजेंट 2 बन सकते हैं, कौन सा टेंजेंट बन सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये अगर मैंने ऐसे कुछ बनाया, ठीक है ना, तो इसमें टेंजेंट जो है वो बेसिकली ऐसा बन सकता है टेंजेंट, ये टेंजेंट, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं इसको ऐसे टेंजेंट बना सकता हूँ यहाँ पर। तो ऐसे मैंने टेंजेंट बनाया, उसको सीधे ही बनाते, तो ये मैंने यहाँ पर टेंजेंट बनाया फॉर एग्जांपल, तो ये वाला टेंजेंट है फॉर एग्जांपल। ये कैसा टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन टेंजेंट है। कैसा टेंजेंट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये मैंने एक एक्सिस बनाया है जो उसके सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और उसको पैरेलल है। और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूँ, आई सेंटर क्या होता है, अरे वो तो होता है MR स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, IT बनेगा, आई टेंजेंट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, आई टेंजेंट क्या होगा, आई सेंटर प्लस क्या होगा MH स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है R, तो ये क्या बनेगा, ये तो सेंटर वाला MR स्क्वायर है और M इंटू एच भी कितना है R, तो R स्क्वायर, तो आई टेंजेंट, तो देयरफॉर आई टेंजेंट परपेंडिकुलर वाला केस क्या बना, 2MR स्क्वायर फॉर्मूला बना उसका, क्या बना 2MR स्क्वायर। समझ आई बात? अब जो है बच्चों उसके बाद आगे क्या है, आगे ये है कि हम लोग जो है ना अब इसमें चौथा केस देखेंगे जो कि है हमारा रिंग, लेकिन अब जो एक्सिस होगा वो उसके पैरेलल होगा। एक्सिस कैसा होगा, पैरेलल। तो अगर मैं रिंग को ऐसे बना दूं, तो ये अगर मेरे पास रिंग है तो मैं एक्सिस, ये वाले एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये वाला एक्सिस, ये एक्सिस जो है वो बेसिकली ऐसा एक्सिस है जो कि डायमीटर वाले एक्सिस को पैरेलल है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि अब जो टेंजेंट है वो आई टेंजेंट तो है लेकिन वो पैरेलल वाला टेंजेंट है, परपेंडिकुलर नहीं है। और ये तो आई डायमीटर है, इनके बीच में डिस्टेंस फिर से R हो गया, तो आई टेंजेंट पैरेलल इज इक्वल्स टू आई डायमीटर जो सेंटर से पास हो रहा है ना, और ये हो जाएगा MH स्क्वायर, H कितना है R, तो R स्क्वायर, तो आई डायमीटर कितना है, वो तो MR स्क्वायर बाई 2 है, तो MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर विल बी 3/2 MR स्क्वायर, तो आई टेंजेंट पैरेलल ऐसे आया। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ऐसे आपको मैंने रिंग के 4 अलग अलग केसेस बता दिए, तो एक फॉर्मूला पढ़ा, बाकी 3 उससे डिराइव कर लिए, है ना। चलो अभी आगे चलते हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो ये डिस्क है फॉर एग्जांपल हमारे पास, और ये वाले एक्सिस के अबाउट बात करेंगे। तो आई सेंटर इज MR स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो भाई, समझ में आता है। इसके बाद आगे क्या है, डिस्क हो गया। फिर उसके बाद अपने को देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, हो गया ना। तो डिस्क के बाद हम लोग देखेंगे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास होता है सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट इस 2/5 MR स्क्वायर। बात समझ आई? तो इस तरीके से ऐसे कई सारे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको समझाए कि ऐसे ऐसे उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एप्लीकेशन हो गए। अब हम लोगों के बेसिकली 2-3 डेरिवेशंस रह गए हैं, उनको फटाफट से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को अभी इसके बाद का जो डेरिवेशन करना है वो ये है कि भाई हम लोग को देखना है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी पे कितना टॉर्क लग रहा है। तो आपको बताया था मैंने, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, सबका फॉर्मेट सेम है, एक ही फॉर्मेट पे सबके डेरिवेशंस है।
तो ये मेरे पास क्या है, अगर कोई बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसमें m1 मास का पार्टिकल है, r1 डिस्टेंस पर है और वो उसका a1 एक्सेलरेशन है। फिर m2 मास का पार्टिकल है, r2 डिस्टेंस पर और a2 उसका एक्सेलरेशन है। m3 मास का पार्टिकल है, r3 डिस्टेंस पर है, a3 उसका एक्सेलरेशन है। mn मास का पार्टिकल है, rn डिस्टेंस पे और an उसका क्या है, एक्सेलरेशन है। और बॉडी अल्फा एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो अगर मैं टॉर्क निकालना चाहता हूँ तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा टॉर्क ऑन पार्टिकल 1 प्लस टॉर्क ऑन पार्टिकल 2 प्लस टॉर्क ऑन पार्टिकल 3 अप टू टॉर्क ऑन पार्टिकल n। बात समझ आई। अब टॉर्क निकालने का तरीका क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये होगा मेरे पास F1 R1 प्लस क्या होगा F2 R2। ठीक है ना। अब तो कहाँ तक जाना है, ये FN Rn तक जाना है ना। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m1 a1 r1 प्लस क्या बनेगा m2 a2 r2। इसी तरीके से हम लोग जाएंगे mn an rn तक जाएंगे। अब जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल होगा क्योंकि इसकी स्पीड बदल रही है। एक्सेलरेशन है मतलब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो ए इक्वल टू क्या होता है आर अल्फा। तो m1 ये क्या होगा r1 अल्फा इंटू r1 प्लस क्या होगा m2 ये जाएगा r2 अल्फा इंटू r2। अब तो कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा mn rn अल्फा इंटू rn। तो बेसिकली ये बनेगा m1 r स्क्वायर अल्फा प्लस क्या बनेगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा। अब तो कहाँ तक जाएगा, ये mn rn स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा टॉर्क। अब अगर आप गौर से देंगे तो अल्फा सब में से कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा क्या, ये बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस बचेगा m2 r2 स्क्वायर। ठीक है ना। ये बचेगा आपका m2 r2 स्क्वायर प्लस क्या बचेगा m3 r3 स्क्वायर। अब तो कहाँ तक जाएगा, ये nth पार्टिकल तक और इनटू अल्फा बाहर। हम लोग जानते हैं कि ये वाला टर्म तो आई होता है, तो आई अल्फा। तो टॉर्क ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज आई अल्फा। बस समझ आई। तो ऐसे हम लोग ने टॉर्क का भी डेरिवेशन कर लिया। अब बचा क्या, अब बचा हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग को निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी का हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। आइए इसको समझते हैं। तो रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वही कहानी। हमारे पास आर्बिट्री शेप की बॉडी है, m1 मास का पार्टिकल है, r1 डिस्टेंस पे है, v1 वेलोसिटी से चल रहा है। m2 मास का पार्टिकल है, r2 डिस्टेंस पे, v2 वेलोसिटी चल रहा है। क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी ओमेगा से घूम रही है। m3 मास का पार्टिकल है, r3 डिस्टेंस पर है और v3 इसकी वेलोसिटी है और nth मास का पार्टिकल है, rn डिस्टेंस पे और vn उसकी वेलोसिटी है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अगर हम लोग को निकालना है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू हम लोग जाएंगे Ln तक का। ये क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आई। और ठीक है ना, I'm सॉरी, जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी ओमेगा। क्या होता है, एम वी आर, सॉरी क्या होता है, एम वी आर। तो m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2 प्लस m3 v3 r3 अब तो कहाँ तक जाएंगे हम लोग, mn vn rn तक। अब v क्या होता है, v तो r ओमेगा होता है, हम लोग जानते हैं पहले से। तो हम लोग लिखेंगे m1 ये हो जाएगा r1 ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा r2 ओमेगा और यहाँ पर r1 अपनी जगह पर, r2 अपनी जगह पर। ये nth पार्टिकल का मास rn ओमेगा इंटू rn। तो ये फॉर्मूला बनेगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा अप टू rn स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा कॉमन आ जाएगा, अंदर m1 r1 स्क्वायर बचेगा जो कि i के बराबर हो। तो हाँ, रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। समझ आया। अब इसका कंजर्वेशन प्रिंसिपल फटाफट से समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू कंजर्व, मतलब कांस्टेंट रहता है। बात समझ आई, ठीक है ना। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमारे पास कैसे क्या है। अब उसको देखते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वहाँ से शुरू करना है। इसका प्रूफ हम लोगों को देना होता है हमेशा।
तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर बार क्रॉस एफ बार। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, डी टाउ बार बाय डी टी। उसके बाद ये होगा आपका आर बार क्रॉस, ये हो जाएगा हमारे पास डी एफ बार बाई डी टी। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको ये दूसरे तरीके से बता दूं। एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो वहीं से शुरू करो। एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है एल बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार। इसको डिफरेंशिएट करो तो डी एल बार बाई डी टी किसके बराबर आएगा, डी बाई डी टी ऑफ, ये हो जाएगा आर बार क्रॉस पी बार। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है यू इंटू वी कैसे लिखना, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो आर बार क्रॉस डी पी बार बाई डी टी, यू इंटू वी क्या होता है डेरिवेटिव में, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, लेकिन वी पी बार है उसको पहले नहीं लिख सकते, तो डी आर बार बाई डी टी होगा ये, और ये क्या आपका डी एल बार बाई डी टी है। अब आर बार क्रॉस डी पी बार बाई डी टी तो फोर्स होता है, प्लस डी आर बार बाई डी टी क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी, और मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, डी एल बार बाई डी टी अपनी जगह पर। अब इसको समझने की कोशिश करो कि आर बार क्रॉस एफ बार तो टॉर्क होता है, वी बार क्रॉस वी बार जीरो हो जाएगा, और डी एल बार बाई डी टी क्या है, ये बेसिकली टॉर्क के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें बोला गया कि टॉर्क जीरो है, टॉर्क क्या है जीरो, बट टाउ इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डी एल बार बाई डी टी किसके बराबर आया, जीरो। डी एल बार बाई डी टी यानी एल बार यानी एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका डेरिवेटिव जीरो आता है जो कांस्टेंट होता है, देयरफॉर एल बार इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो लग रहा है, इसका मतलब बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा, वो नहीं बदलेगा। चलो भैया, आई होप ये समझ में आया होगा। आखिरी टॉपिक बच्चों जो हमारा रह जाता है वो है हमारा रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन की चर्चा करते हैं फटाफट से। रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन क्या है इसको देखिए। अगर कोई बॉडी क्या करे, ट्रांसलेट करें साथ साथ में रोटेट भी करे, जैसा आपके गाड़ी का टायर आगे भी चलता है और गोल भी घूमता है, तो ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, इन दोनों मोशन को मिला करके कहते हैं रोलिंग मोशन। क्या कहते हैं इनको, रोलिंग मोशन। बस समझ आई, तो ये हमारी रोलिंग मोशन हो गई। रोलिंग मोशन में अपने को बेसिकली दो चीज़ें निकालनी है, पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी निकालनी है, उसके बाद अगर कोई हमारे पास इंक्लाइन प्लेन होगा तो वहाँ पर बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है जो क्या कर रही है, रोल कर रही है। तो हमारे पास कोई बॉडी है जो क्या कर रही है, रोल कर रही है। अगर बॉडी रोल कर रही है इसका मतलब वो एक साथ क्या कर रही है, दो मोशन परफॉर्म कर रही है। उसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करेगा और बाकी पार्टिकल क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो रोलिंग बॉडी जो होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन भी होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी होता है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, रोलिंग इज इक्वल्स टू हाफ एम, वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, है ना। तो वेलोसिटी है, हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, हाफ एम वी स्क्वायर को कुछ मत करना, और ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा इज v बाय आर द होल स्क्वायर। बात समझ आई। ये जो आपका आई है, आपको बताया था मैंने, आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है। बात समझ आई, कहाँ पर, रेडियस ऑफ जायरेशन में। तो ये आई की जगह क्या लिखा जा सकता है, ये पूरा चेंज कर देते हैं, आई की जगह क्या लिखेंगे, एम के स्क्वायर, और वी की ओमेगा की जगह लिखेंगे v बाय आर द होल स्क्वायर। समझ आया। यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर को दोनों साइड से कॉमन ले लो, यहाँ बचा 1, यहाँ से हाफ गया, m गया, v स्क्वायर गया, तो क्या बचा, k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। समझ गए। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में हम लोगों को अगर कोई इंक्लाइन प्लेन गिवन है, क्या गिवन है, कोई इंक्लाइन प्लेन अगर हम लोगों को गिवन है, तो इंक्लाइन प्लेन में हम लोग क्या करेंगे ना, समझने की कोशिश करो उसको। तो अगर हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, उस इंक्लाइन प्लेन पे मैं क्या कर रहा हूँ,
एक बॉडी को रोल करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन पे रोल करवा रहे हैं। अब रोल करवाने से क्या होगा, रोल करवाने से ये होगा कि बॉडी रोल करती हुई क्या करेगी, ये बॉडी रोल करती हुई हमारी बेसिकली नीचे की तरफ गिरेगी, है ना। तो ये बॉडी रोल करती हुई नीचे की तरफ गिरेगी। जब ये नीचे की तरफ गिरेगी रोल करती हुई, एंगल थीटा है, ये हाइट h है और ये डिस्प्लेसमेंट s है, और ये जो भी होगा ये क्या करेगी, रोल करती हुई जब नीचे गिरेगी तो बेसिकली अपने को निकालना है इसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये अपने को निकालना है। आइए इसको समझते हैं। तो एक चीज़ अपने को पता है कि शुरुआत में तो उसकी वेलोसिटी 0 है ना। तो हम लोग लगा सकते हैं कि जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोल कर रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बात समझ आई, ठीक है ना। m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी आपको, वी स्क्वायर क्या मिलेगा, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो देयरफॉर वेलोसिटी क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ तक समझ में आता है, ठीक। अब जो है आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे जो है नेक्स्ट पार्ट। अब इसका वेलोसिटी तो हो गई, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ऐसे लगाते हैं। अब मैं ये तो जानता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो 2gh अपॉन क्या मिलेगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये s मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो h अपॉन s है ये साइन थीटा बन जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2। तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ आया। तो इस तरीके से अपने को क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया, यहाँ तक 2 ही चीज़ें निकालनी थी। लास्ट में बस इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको याद रखनी है और चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है आपको रोटेशनल मोशन के लिए याद रखनी है, बिल्कुल ट्रांसलेशन जैसी है। तो s इज इक्वल्स टू आप लोग जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है ना। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल वैसे यहाँ पर होती है। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ पर होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और लास्ट यहाँ पर होती है एसेंथ इज इक्वल्स टू u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। और यहाँ पर आपका होता है थीटा nth इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। समझ गए। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। समझ आई बात। आप लोगों को मैंने रोलिंग मोशन से स्टार्ट से लेकर के एंड तक सारी चीज़ें बताई, कैसे कैसे क्या क्या आप लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, मैंने आपको सब समझाया। और बाकी हम लोगों ने इसके एप्लीकेशंस वगैरह भी देखे और भी कई सारी चीज़ें हम लोग ने इसके अंदर समझी, अलग अलग प्रूफ्स देखे। तो उसका सेकेंड पार्ट भी मैंने इसका कंप्लीट करा दिया आपके लिए। तो रोटेशन डायनेमिक्स यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसको मैं आपको 4 हिस्से में कराऊंगा। पहले पार्ट में हम लोग उसका हाइड्रोस्टैटिक्स देखेंगे, फिर हम लोग सरफेस टेंशन देखेंगे, फिर हम लोग विस्कोसिटी देखेंगे और लास्ट में हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स देखेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो है उसके 4 हिस्सों में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। फिर केटीजी है, थर्मोडायनेमिक्स है, और जो जो आपको मैंने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बोले हैं मैं कोशिश करूँगा कि वो चैप्टर्स मैं आपको पूरी तरीके से रिवाइज करा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप
कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और जो भी आपको डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। थैंक यू।